हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा लास्ट वीडियो जो कॉन्टेंसी ऑब्जेक्टिव सेट वन का था उसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, इसके लिए थैंक यू। आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों के सामने बिजनेस स्टडीज मॉडल सेट का जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है उसका सेट वन डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज हम लोग इसमें ना ही सिर्फ इसका सॉल्यूशन देखेंगे बल्कि हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे भी, जिससे इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस आर कलेक्टिवली नोन एज। बिजनेस को प्रभावित करने वाले घटकों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। इस बिजनेस को बहुत से घटक, बहुत से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, अलग अलग बहुत से फैक्टर बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो अगर ये सबको हम लोग एक साथ कहें तो हम लोग एक वर्ड में कैसे कह सकते हैं जो बिजनेस को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यवसायिक वातावरण। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यवसायिक वातावरण जो है ये वो घटक है जो बिजनेस को प्रभावित करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्थिक वातावरण का घटक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। फर्स्ट, इकोनॉमिक सिस्टम आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक पॉलिसी आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक कंडीशन आर्थिक दशाएं एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक कंडीशन, ये तीनों ही आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीति और आर्थिक दशाएं, ये तीनों ही आर्थिक वातावरण और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। यानी यहाँ हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, नियोजन किया जाता है, प्लानिंग इज डन फॉर प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, ऑल ऑफ दिस। तो प्लानिंग जो होता है वो हम लोग प्रेजेंट में करते हैं, और जब प्रेजेंट में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो हम लोग पास्ट को तो चेंज कर ही नहीं सकते हैं, और जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंट में। यानी इसका इफेक्ट जब भी होगा तो फ्यूचर में ही होगा। यानी नियोजन हमेशा भविष्य के लिए किया जाता है, फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट है, नियोजन प्रक्रिया में प्रथम कदम है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग इज। तो देखिए जब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं। बट जब बात किया जाता है कि प्लानिंग में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, फॉलो अप एक्शन। विकल्पों की पहचान करना, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, उद्देश्य निर्धारित करना और समीक्षा करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमें पहले ये पता रहना चाहिए कि हम लोगों को किस चीज़ का प्लानिंग करना है। जब हमें ये पता होगा कि हमें प्लानिंग किस चीज़ का करना है, हमारा उद्देश्य क्या है, तभी हम लोग उसके बारे में अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आगे कुछ भी प्लान इसके बारे में बना सकते हैं, और टोटल प्लानिंग होने के बाद हम लोग फॉलो अप लेंगे। यानी यहाँ हमारा आंसर होगा सी, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है, इफेक्टिव डेलीगेशन नीड्स। संपर्क की सुविधा, फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, सहयोग तथा समन्वय, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, अधिकारों का स्पष्टीकरण, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑथोरिटीज, यह सभी, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ देखिए हम लोग पहले समझेंगे कि आखिर डेलीगेशन, भारार्पण होता क्या है। तो अगर कहीं पर, अगर हम एक कंपनी चला रहे हैं तो हम हर जगह खुद से नहीं जा सकते हैं। तो अगर हम हर जगह खुद से नहीं जाएंगे तो मेरे बदले वहाँ मेरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा कोई एम्प्लाई या कोई भी पर्सन होगा। तो कोई भी एम्प्लाई जब वहाँ होगा तो वहाँ हम लोग उसको कुछ पावर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ हमारे पास ऑप्शन है। पहला है फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, संपर्क की सुविधा। तो बिल्कुल हम लोग का जो डेलीगेशन है उसको संपर्क की सुविधा, फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट हम लोग देंगे, तभी वो हमारे बदले कहीं भी जा कर के कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन तो होगा ही,
सेकेंड है सहयोग तथा समन्वय, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो विदाउट कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन का ये होगा नहीं, क्योंकि हमारे एवज में वहाँ जो भी जा रहे हैं उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो हमारे लिए यहाँ ऑप्शन बी भी होगा। नेक्स्ट है क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑथोरिटी, अधिकारों का स्पष्टीकरण। तो जब भी कोई डेलीगेशन कहीं भी जाता है, कोई कार्य करता है, तो उनको उनका अधिकार स्पष्ट रहता है कि उनके कार्य क्षेत्र में क्या है और उन पर वो क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं। तो इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि सी भी हमारा ऑप्शन होगा, यानी ए बी सी जब तीनों ही ऑप्शन होगा तो हमारे लिए आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस या सभी। नेक्स्ट हमारा है मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मनी मार्केट डील्स इन अल्पकालीन कोष में, शॉर्ट टर्म फंड, मीडियम टर्म फंड एंड लॉन्ग टर्म फंड। तो कभी भी मनी मार्केट 12 मंथ से कम के लिए ही वर्क करता है, ये हमेशा शॉर्ट टर्म फंड का ही इंतजाम करता है। तो मनी मार्केट डील इन शॉर्ट टर्म फंड, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोषों में। नेक्स्ट है प्रबंध का सार क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, मीन्स मैनेजमेंट का तो बहुत सारा पार्ट होता है, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है। लेकिन अगर हम लोग एक वर्ड में पूछे कि ये पूरा जो मैनेजमेंट है, पूरा प्रबंध है, इसका सार क्या है, समरी क्या है, तो इसका समरी होता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। क्योंकि हम लोग कितना ही भी अच्छे से कोई भी मैनेजमेंट कर ले, हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग कितना भी अच्छा क्यों नहीं रहे, अगर हमारे एम्प्लॉय के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो एक डिपार्टमेंट अच्छा वर्क करेगा बट दूसरा डिपार्टमेंट आगे कार्य सही से नहीं करेगा। एक डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, अब जब काम दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो रहा है तो वो उसको सहयोग नहीं देगा, तो सारा मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब भी अगर हम लोगों से पूछा जाए कि एसेस ऑफ मैनेजमेंट इज, प्रबंध का सार क्या है, तो कोऑर्डिनेशन प्रबंध का सार होता है, समन्वय प्रबंध का सार होता है। नेक्स्ट है प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो हम लोगों को पता है प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लो लेवल मैनेजमेंट। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पर्यवेक्षण को प्रबंध के किस स्तर में सम्मिलित किया जाता है, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, उपरोक्त सभी। इन विच लेवल ऑफ सुपरवाइजर इज इंक्लूड, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए हम लोग यहाँ समझते हैं मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मैनेजमेंट का जब हम लोग मैनेजमेंट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो फर्स्ट हमारा होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है मैनेजमेंट का। फिर हमारा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं इसमें जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं, सीईओ रहते हैं, शेयर होल्डर रहते हैं, इन लोगों को शामिल किया जाता है। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट रहते हैं इसमें जितने भी मैनेजर हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं बीच के लेवल के, वो सारे रहते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, तो जो भी हमारे सुपरवाइजर होते हैं, ये सुपरवाइजर हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में ही वर्क करते हैं। इनका काम होता है फैक्ट्री में जो हमारे लेबर हैं उनको सुपरवाइज करना, उनको बताना कि उन्हें क्या काम करना है, और हर कुछ नंबर ऑफ लेबर के ऊपर एक सुपरवाइजर होते हैं जो देखते हैं कि कार्य सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये उन्हीं में से चुन के एक होते हैं ताकि वो सही से उन लोगों को देख सके और उनके बात को आगे ऊपर मैनेजमेंट तक पहुंचा सके। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है, इन विच लेवल अ सुपीरियर सुपरवाइजर इज इंक्लूडेड, तो हमारा आंसर होगा लोअर लेवल। पर्यवेक्षक को प्रबंध के किस स्तर में सम्मिलित किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा निम्न स्तर। निम्न में से कौन प्रबंध की विशेषता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ देखिए पहला है ग्रुप एक्टिविटी, सामूहिक क्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया एंड यूनिवर्सल प्रोसेस, सार्वभौमिक। तो ये तीनों ही मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मैनेजमेंट की विशेषता होती है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट कभी भी अकेले नहीं हो सकता है, मैनेजमेंट हमारा एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट एक बार करके कभी भी छोड़ा नहीं जाता है बल्कि कंटिन्यू इसको किया जाता है। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, मैनेजमेंट एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है,
हर जगह मैनेजमेंट है। इंसान तो क्या, जानवर तक मैनेजमेंट करते हैं, उन्हें भी पता रहता है कि कब उन्हें क्या करना है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। हमारा आंसर यहाँ होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है उसे कहते हैं। द पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू गेट वर्क डन बाई अदर इज नोन एज। फर्स्ट है कर्मचारी वर्कर, सेकंड है प्रबंधक मैनेजर, थर्ड है उद्यमी एंटरप्रेन्योर, फोर है अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट। तो यहाँ हमारा आंसर होगा बी मैनेजर। जो लोग को मैनेज कर सके उन्हें मैनेजर कहते हैं। मैनेजर उन्हें ही कहा जाता है जिनमें वो एबिलिटी रहता है कि वो दूसरों से वर्क करवा सके। वो ऐसे लोगों से भी काम करवा ले जो काम बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं, या जो सही से काम नहीं आ रहा है उन्हें भी वो काम सिखा के काम करवा ले। तो यहाँ हमारा आंसर होगा प्रबंधक। नेक्स्ट है, हेनरी फेल के द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांत की संख्या है। तो हेनरी फेल ने जो प्रबंध का सिद्धांत दिया था वो है 14। हेनरी फेल के द्वारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें बताया गया था, तो कितना मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताया गया था, 14। नेक्स्ट है, हेनरी फेल के किस सिद्धांत के अनुसार एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेल अ सबऑर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपरिटेंडेंट। तो इसका आंसर हमारा होगा आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड हमें ये बताता है कि कोई भी एक अधीनस्थ है, कोई भी एक कर्मचारी है, तो उन्हें सिर्फ एक सीनियर ही बताए कि उन्हें क्या करना है। क्योंकि अगर एक से ज़्यादा लोग उन्हें बताएंगे तो कोई कुछ काम करने बोलेंगे, कोई कुछ काम करने बोलेंगे, ऐसे में वो कोई भी काम को सही ढंग से नहीं कर सकता है। लेकिन जब उसे पता है कि उसे किनका बात मानना है, तो ऐसे में वो उसके लिए कार्य करना आसान हो जाता है। तो हेनरी फ्योल का जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के कारण किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को, किसी भी एम्प्लॉय को किसी एक सीनियर से ही ऑर्डर मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो यहाँ हमारा आंसर होता है 75%। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी कोई भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो एनालिसिस होता है वो 75% होता है और अदर होते हैं 25%। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक जो हैं वो हैं F.W. टेलर। F.W. टेलर को हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के नाम से जानते हैं। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? तो हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था फ्रांस में। ये सब आप लोग को याद रखना होगा। नेक्स्ट है, निर्देशन का प्रवाह होता है। फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज। तो डायरेक्शन का जो फ्लो होता है वो कहाँ होता है? तो नीचे की ओर होता है, क्योंकि जो सीनियर हैं वो सीनियर हमेशा अपने से नीचे वाले लोग को डायरेक्शन देते हैं, और इस तरह से उसका फ्लो क्या होता है? नीचे की तरफ होता है। तो निर्देशन का प्रवाह होता है नीचे की ओर। फॉलो ऑफ डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। नेक्स्ट है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, यह सभी। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व प्रमोशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस। तो हम लोगों को पता है कि एम्प्लॉय का जो हमारा डेवलपमेंट होता है, तो देखिए कोई भी एम्प्लॉय को अगर ये पता है कि अगर हम काम अच्छे तरह से करेंगे या अगर हम काम अच्छे से सीख गए तो कल को हमारा प्रमोशन होगा, हमारा सैलरी बढ़ेगा। तो इससे सैलरी बढ़े, फ्यूचर में प्रमोशन हो, इसलिए एम्प्लॉय क्या है, अच्छी तरह से काम करते हैं। इसी तरह से एम्प्लॉय को हर तरह का कार्य सिखाने के लिए और कंपनी के अलग अलग दायित्वों को समझाने के लिए उनका स्थानांतरण, ट्रांसफर भी किया जाता है। नए काम को सिखाने के लिए कंपनी उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, प्रशिक्षण देती है। इस तरह से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ए बी सी तीनों ही ऑप्शन यहाँ सही है। तो हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस, यह सभी। कर्मचारियों को विकास में सम्मिलित है। पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ हमारा आंसर होगा यह सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हु
wrote the book जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो यहाँ आप जानिए, यही वो बुक है जिन्हें हेनरी फ्योल ने लिखा था और जिसमें उन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा था। नेक्स्ट है निर्देशन के तत्व। निर्देशन के तत्व कौन कौन से हैं? एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन इज प्रशिक्षण, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, उपरोक्त सभी। सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन में सुपरविजन भी शामिल है, लीडरशिप भी शामिल है और मोटिवेशन भी शामिल है, यानी यहाँ हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं। तो संदेश वाहन के जो न्यूनतम पक्षकार होंगे वो हमेशा दो होंगे। द मिनिमम पार्टीज ऑफ कम्युनिकेशन आर टू। एक जिनका संदेश पहुंचाना है, दूसरा जिनके पास संदेश पहुंचना है। तो दो से कम पार्टीज कभी भी कम्युनिकेशन में नहीं होंगे, क्योंकि कम्युनिकेट करने के लिए मिनिमम दो लोग होने कंपलसरी है। नेक्स्ट है नियंत्रण आवश्यक है। कंट्रोलिंग इज नेसेसरी। कंट्रोलिंग क्यों आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए जरूरी है? तो पहला है लघु उपकरण के लिए, फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो यस, कोई स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए भी कंट्रोलिंग जरूरी होता है। मध्यम आकार के उपकरण, फॉर मिनिमम साइज इंटरप्राइजेज, इनके लिए भी जरूरी है। बड़े आकार के उपकरण, फॉर लार्ज साइज इंटरप्राइजेज, इसके लिए भी जरूरी है। यानी हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी, फॉर ऑल द अबव। हर प्रकार के इंटरप्राइजेज, हर प्रकार के बिजनेस के लिए कंट्रोलिंग जरूरी है। नेक्स्ट है नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है। हम जो व्यय स्टाफिंग पर करते हैं, जो खर्च हम लोग स्टाफिंग पर करते हैं, वो क्या है? मनी स्पेंड ऑफ स्टाफिंग इज वेस्टेज ऑफ मनी। क्या ये धन की बर्बादी है? तो नहीं, ये धन की बर्बादी तो नहीं है। नेसेसरी, आवश्यक, तो हाँ ये आवश्यक तो है, बट इससे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, विनियोजन। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम लोग स्टाफिंग में बिना खर्च किए भी, बहुत बार हमारे पास स्टाफ आ जाता है, हम लोग स्टाफ रख सकते हैं, ऐसे भी सोर्स अवेलेबल हैं। बट ये ज़रूरी है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम लोग जितना अच्छा से स्टाफ को खोज के लाएंगे, एक बार अगर अच्छा स्टाफ हमारे पास आ गया तो हम हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर होगा विनियोजन, इन्वेस्टमेंट। नियुक्तिकरण पर किया गया व्यय हमारा नियोजन होता है, जिससे हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होता है, क्योंकि जब हम एक अच्छा स्टाफ रखते हैं तो एक अच्छा काम हमें करके देता है, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। वित्तीय प्रबंधन निम्न में से किससे संबंधित निर्णय लेता है? विच ऑफ द फ्लोइंग डिसीजन इज टेकन बाय ए फाइनेंशियल मैनेजर। तो फाइनेंशियल मैनेजर है, वित्तीय मैनेजर है, तो वित्त से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित डिसीजन ही लेगा। नहीं, एक मिनट, यहाँ हमें और ऑप्शन भी देखना होगा। वित्त से संबंधित निर्णय, फाइनेंस से संबंधित निर्णय तो एक हमारा फाइनेंशियल मैनेजर लेगा ही, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड, ये काम भी फाइनेंशियल मैनेजर का ही होता है। तो यहाँ पर फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड, ये तीनों ही फाइनेंस रिलेटेड टर्म हैं। यानी जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है वो वित्त, विनियोग और लाभांश तीनों से संबंधित निर्णय लेगा। यानी यहाँ हमारा आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। नेक्स्ट हमारा है सेबी का मुख्य कार्यालय है। तो सेबी का मुख्य कार्यालय हमें पता है वो कहाँ है, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंद विपणी किसके हितों की सुरक्षा करती है? व्हिच इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड बाय स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इन्वेस्टर, निवेशक के हित की सुरक्षा करती है। इसका मुख्य उद्देश्य इन्वेस्टर, जो लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है, उनके हित की सुरक्षा करना है, ताकि कंपनी जालसाजी करके उनके पैसों को बर्बाद ना कर दे। नेक्स्ट है विपणन लाभकारी होता है। मार्केटिंग इज एडवांटेज। किसके लिए मार्केटिंग जरूरी है? तो
रेटिंग जरूरी है, उपभोक्ता कंज्यूमर के लिए तो जरूरी है ही, मैन्युफैक्चरर निर्माता के लिए भी जरूरी है, और फॉर बिजनेस व्यवसाय के लिए भी जरूरी है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा फॉर ऑल ऑफ देम, सभी के लिए। निम्न में से आंतरिक वातावरण का तत्व कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट? तो इंटरनल इन्वायरमेंट में पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तीनों ही होते हैं। किसी भी आंतरिक वातावरण में नीतियां, उद्देश्य और संगठन ढांचा तीनों ही होते हैं, इसलिए यहाँ हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध का सार है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन दोबारा आया है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ये मैनेजमेंट का सार होता है। नेक्स्ट है न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस कम अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग? वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन की नई विधियों की खोज निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? राजनीतिक वातावरण, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो नो, ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट नहीं है। सामाजिक वातावरण, सोशल इन्वायरमेंट, नो, ये सोशल इन्वायरमेंट भी नहीं है। थर्ड है तकनीकी वातावरण, टेक्निकल इन्वायरमेंट, तो ये बिल्कुल टेक्निकल इन्वायरमेंट है। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ने से हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट घटता है, जिससे कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता है, और कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनी उस चीज़ को कम रेट में कंज्यूमर को दे सकती है। तो यहाँ पर ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ये टेक्निकल इन्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट है नियोजन प्रक्रिया में अंतिम चरण है, द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज। तो अभी हमने आगे पढ़ा था कि प्लानिंग प्रोसेस में जो सबसे लास्ट होता है वो होता है फॉलो अप एक्शन। हम लोग जब प्लानिंग कर लेते हैं, हमारा प्लानिंग सही से हो जाता है, तो हम लोग सबसे लास्ट में ये देखते हैं कि हमने प्लानिंग कैसा किया, उसके लिए हम लोग फॉलो अप लेते हैं। और फॉलो अप एक्शन प्लानिंग का एक बहुत ही जरूरी पार्ट है। हम लोग जब भी कोई प्लानिंग करते हैं तो उसका समीक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम लोग और अच्छा कर सकते थे, या हम लोग नेक्स्ट टाइम और किस तरह से इसको बेटर कर सके। तो हमारा प्लानिंग का, नियोजन प्रक्रिया का जो अंतिम चरण होता है वो होता है फॉलो एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ढांचा के अंतर्गत संस्था को उनके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभाजित किया जाता है? इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर द एंटरप्राइजेज इज डिवाइड अकॉर्डिंग टू द मेन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय इट? कहाँ पर है सो इंटरप्राइजेज को इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि वो जो मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके आधार पर कहा जाता है कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो यहाँ हम लोग समझते हैं ये हमारा होता है प्रभागीय या डिविजनल संगठन ढांचा में, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट के बेस पर उन्हें अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है भारारोपण किया जाता है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। कौन डेलीगेशन करते हैं? तो डेलीगेशन में क्या होता है, अधिकार होता है, ऑथोरिटी होता है। ऑथोरिटी और पावर डेलीगेशन में दिया जाता है, और जब हम लोग पावर देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तो साथ में खुद से चला ही जाता है। और यहाँ हमारा फोर्थ है इनमें से किसी का नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ हमारे लिए जो सबसे सुटेबल आंसर है वो है अधिकार का, ऑथोरिटी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन नियोजन की विशेषता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग? तो देखिए फर्स्ट है सर्वव्यापक, ऑल परवेसिव, ये हमारा एक प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। भविष्यवादी, फ्यूचरिस्टिक्स, तो हमने अभी आगे ही पढ़ा था कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर को ही ध्यान में रख के किया जाता है। नेक्स्ट है मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस, तो यस प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, तो हमारा आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध है, मैनेजमेंट क्या है? साइंस है, आर्ट है, आर्ट एंड साइंस बोथ, तो हमारा आंसर होगा आर्ट एंड साइंस बोथ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट? तो सोशल इन्वायरमेंट का हमारा एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ हमारा होगा कंपोजिशन ऑफ फैमिली, परिवार की संरचना, ये हमारा सोशल इन्वायरमेंट का एक एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट है हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांत की संख्या है। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, तो यहाँ होगा 14। हेनरी फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स बताए थे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध के प्रस्तुतिकर्ता थे, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं कि इसके प्रस्तुतिकर्ता जो थे वो कौन थे। सबसे पहले इसके बारे में F.W. टेलर ने हमें बताया था। उसके बाद फिर हेनरी फ्योल ने इसको विस्तारित रूप से एक पुस्तक में लिखा था। निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं। निर्देशन के टोटल कितने प्रमुख तत्व हैं, तो हमारे जो एलिमेंट होते हैं डायरेक्शन के वो टोटल 4 होते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है, वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य क्या है। तो वित्तीय नियोजन करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्क होता है। कोष प्राप्त करना, प्रोड्यूसमेंट ऑफ फंड, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। शुद्ध लाभ का आवंटन करना, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये 40 क्वेश्चंस थे जिसको हमने समझाया, और आगे हम लोग अकाउंट्स, बीएसटी, बिजनेस मैथ, ये सबका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आने वाले हैं जिसको हम लोग अच्छी तरह से समझाएंगे। और ये टोटल जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया सैम्पल पेपर है, ये उसका ही सॉल्यूशन होगा। और एग्जाम में इनमें से बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट भी आएंगे और बहुत से क्वेश्चन बिल्कुल इससे मिलते जुलते आएंगे कि इसमें बस थोड़ा चेंजिंग करके और क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो आप लोग इसको सही ढंग से करिएगा। और अगर आप लोगों को इनमें कुछ और जानना हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर मैं अच्छी तरह से वीडियो को बनाऊं या ये वीडियो कैसा बना है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।